वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एडुवेक्टर। तो हम क्रैश कोर्स पढ़ रहे थे और आज क्रैश कोर्स का 12th डे है। 12th डे इट मींस आज हमारा चैप्टर थर्ड कंप्लीट होने को है, करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का। और ये आपका 12th क्लास का चैप्टर है और हम ये अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस पढ़ा रहे हैं और ये फुल एनसीईआरटी है बिल्कुल, जिसे एक तरीके से हमने रैपिड रिवीजन स्टार्ट किया है, जिसमें कि आपको पूरी एनसीईआरटी बहुत इजी वे में आप उसे समझ सकते हो। हमने सारे टॉपिक्स, हर चीज़, हर टॉपिक जो भी सिलेबस में, रिड्यूस सिलेबस में गिवन है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाने की कोशिश करी है। आइदर इट इज़ अ स्मॉल टॉपिक और इट इज़ अ बिग, डजंट मैटर। कोई भी उस बात से नहीं है कि छोटा बड़ा, हमने हर टॉपिक को पढ़ाने की पूरी कोशिश की है। और इसमें हमारा जो मेन टारगेट है वो ये है कि हमें एक चैप्टर को 4 दिन में ही कंप्लीट करना है। ठीक है, उसी को हम क्रैश कोर्स कहेंगे, जिससे कि हमारा रिविजन पूरा हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। और एक और बात, हमने अभी टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, तो आप उसे ज्वाइन प्लीज करिए। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, ठीक है, जिससे कि आपको इससे रिलेटेड को पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप जाकर टेलीग्राम ग्रुप पे, हम वहां पर आपको पीडीएफ भी डाल देते हैं, तो आप वहां से उसे ले सकते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट लेट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ मनीषा शर्मा एंड दिस इज माई चैनल एडुवेक्टर। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें and please join the telegram group। और लिंक कहाँ पे है? लिंक है डिस्क्रिप्शन में। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक्स बचे हुए हैं कुछ, आई थिंक 2 टॉपिक हैं। इसमें मैं आपको व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ाऊंगी और जो दूसरा टॉपिक है हमारे पास, इसमें मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज, जो भी उसे हम बोलते हैं, वो हम तभी बात करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की, कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। देखो, जैसे कि आपको इसमें डायग्राम में दिख रहा है, जिसमें मैंने फिगर बनाई है, व्हीटस्टोन ब्रिज को एक्चुअल में अगर हम 4 रेजिस्टेंसेस को क्या करें, अगर हम 4 रेजिस्टेंसेस को इस तरीके से अरेंज करें कि उसमें हमने ये जो लगा हुआ है, ये है गैल्वेनोमीटर जी, इस तरीके से अरेंज करें और हमें इसमें से किसी एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी हो, तो हम किसका यूज करते हैं? हम यूज करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का। ठीक है, उसमें हमारा कोई भी हो सकता है, वो कोई सा भी हमारे पास रेजिस्टेंस हो सकता है, आइदर पी, क्यू, आर और एस। ठीक है, तो इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस यूज्ड टू डिटरमाइन वन ऑफ द रेजिस्टेंस क्विकली एंड एक्यूरेटली। ठीक है, बाकी 3 हमें पता होंगे और हमें कोई एक निकालना होगा। तो वैसे ये बहुत ईजी लगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं किस तरीके से। ऑब्वियसली ईजी है, 3 पता है, एक है, अगर हमें फॉर्मूला पता हो तो हम बहुत ईजी निकाल लेंगे इसे। ठीक है, चलो अब इसे हम क्या करते हैं, इसे हम करते हैं प्रूफ। तो ये मेरे पास पॉजिटिव टर्मिनल है, ये मेरे पास नेगेटिव टर्मिनल है। क्लियर हुआ इतना? यहां से हमारे पास क्या हुआ, आई करंट यहां से निकलना स्टार्ट हुआ, यहां पर ये आई करंट पहुंचा। पहुंचने के बाद अब यहां पर क्या हुआ, मैंने आपको किरचॉफ लॉ जब समझाया था कि यहां पर करंट का डिवाइड हो गया, करंट क्या होगा, डिवाइड हो गया, पार्टीशन हो गया। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, इसमें हमने भेजा करंट I1 और इसमें हमने करंट भेज दिया इसमें I2। क्लियर हो गया इतना? अब ये यहां से चला, आपको एरो पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि किस तरीके से हम करंट को मूव करा रहे हैं। ये यहां से चला, अब यहाँ पे ये 2 जगह क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो ठीक है, हमने गैल्वेनोमीटर था तो हमने इसमें सोचा कि चलो हम इसमें IG करंट भेज देते हैं। जब इसमें IG आ गया तो इसमें क्या आएगा, इसका बचा हुआ, मीन्स टू से I1 माइनस IG, ये गया हमारा इसमें। क्लियर? यहाँ पे भी IG था। अब एक बात बताओ, यहां पर जब हम जाएंगे तो यहाँ कितना हो गया, I2 भी था और IG भी था, दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड। ठीक है, और यहाँ आने के बाद जब हम इसे देखेंगे तो यहाँ आने के बाद क्या हो जाएगा, जब हम इस पॉइंट पे आएंगे तो मेरे पास I2 प्लस IG प्लस I1 माइनस IG, तो ये हमारे पास करंट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास यहाँ करंट कितना बचा, I1 प्लस I2, और I1 प्लस I2 हमारा किसके इक्वल था, ठीक है। तो मैंने बात आपको बताई हुई है, टर्मिनल से जितना करंट जाएगा बैटरी से, उतना ही करंट उसके नेगेटिव टर्मिनल में वापस आना है। क्लियर? यहाँ आने के बाद ये I1 प्लस I2 हो जाएंगे और I1 प्लस I2 ही क्या है, हमारा I। हमेशा ध्यान रखना, बस इस तरीके से आपको ये बनाना है कि आपके लिए बहुत ईजी हो जाए। ठीक है, अब आती है बात इसके डेरिवेशन की बात आएगी डेरिवेशन की। अब इसके डेरिवेशन में हमने क्या करना है, मैंने आपको किरचॉफ लॉ बहुत अच्छे से समझा दिया है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो इससे लास्ट वीडियो थी डे 11 की, वो किरचॉफ लॉ की थी। ठीक है, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं हम एरो कैसे बनाते हैं, करंट को डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है, वो सब चीजें, लूप कैसे लेते हैं, हमने वहां हर चीज बताई है। क्लियर? अब इसमें हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे किरचॉफ लॉ।
जब हमें कभी भी किरचॉफ लॉ अप्लाई करना होता है तो हमें क्या लेना होता है, लूप। हम लूप की बात करते हैं इन ए बी डी ए, हम सिर्फ इतना लेंगे। क्लियर? अब देखो, अब यहां से सिर्फ हमें चलना है। इसमें मैंने क्या कहा था, v इज इक्वल्स टू आई आर होता है, बस उसी बेसिस पे चलो आप। यहाँ पर कितना है v, v मीन्स टू से सॉरी आई आर मीन्स टू से आई वन इंटू पी। क्लियर? अब उसके बाद हम यहां से चले, यहां पर आए, कितना हो गया आई जी इंटू जी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम वापस आ रहे हैं। क्लियर? हमें वापस ए तक जाना है, अपने लूप में वापस जाना है। तो एक बात बताओ, हम जा तो रहे हैं इस तरीके से, लेकिन करंट क्या था, अपोज कर रहा है। जब भी अपोज करता है हमारे रास्ते में, जब एरो उल्टा, जैसे हम अभी अपने किसी रास्ते से हम जा रहे होते हैं, तो अगर हमें उल्टा एरो मिलता है तो ऑब्वियसली हम उसका अपोजिट चलते हैं। तो अपोजिट चलेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो जाएगा मेरे पास I2R। अब इसके अंदर जो हमारे पास जो EMF है, जो बैटरी है, हम उसे यहाँ पर 0 ही लेंगे। क्लियर हो गया? ये हो गया हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, इस वाले की। कौन सा लूप है, इन लूप BCDB लूप। क्लियर हुई बात? जब हम BCDB लूप लेंगे तो B से C में हम जा रहे हैं, तो क्या है I1 माइनस IG इंटू क्यू। तो हम ये बात करेंगे कि I1 माइनस IG इंटू क्यू। अब हम यहाँ से चले, अब हमने क्या किया, यहाँ पर हुए तो क्या हो गया, अपोज हो गया, अपोज, दैट्स वाई, तो माइनस I2 प्लस IG हो जाएगा मेरे पास S। अब माइनस, हम फिर से वापस जा रहे हैं, फिर माइनस हो जाएगा, बिकॉज गैल्वेनोमीटर में भी क्या जा रहा है, अपोजिट जा रहा है। क्लियर? तो ये हो गया मेरे पास IG इंटू जी इज इक्वल्स टू 0। ये हो गई मेरे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ब्रिज की जो बैलेंस कंडीशन होती है, जो व्हीटस्टोन ब्रिज में जो मेन चीज है वो ये है कि बैलेंस कंडीशन में क्या होगा, IG करंट 0 होगा। मीन्स टू से इस वाली कंडीशन में जो BD के अंदर करंट जाएगा वो कितना होगा, 0। कौन सी कंडीशन में, बैलेंस। अगर कोई हमारे पास ये लूप या हम कह सकते हैं सर्किट, अगर कोई सर्किट फॉलो कर रहा है किसे, व्हीटस्टोन ब्रिज को, तो इसका मतलब ये है कि उसमें क्या होगा, करंट जो गैल्वेनोमीटर वाली लाइन है उसमें करंट 0 होगा। ठीक है, जब हम ये करेंगे तो हम इनको IG को 0 रख लेंगे, और जब IG 0 हो जाएगा तो मेरे पास इक्वेशंस हो जाएंगी I1P माइनस I2R, आई थिंक। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं, इसी को इधर ले जाएं तो इज इक्वल टू लेंगे, तो ये हो जाएगा मेरे पास इसके इक्वल। क्लियर? अब उसके बाद जो दूसरी वाली इक्वेशन है, IG को 0 लिया तो कितना हो जाएगा, ये हो गया QI1 माइनस IG Q। फिर उसके बाद मैं इसको जरा इस पर ओपन करके लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस I2S माइनस IGS माइनस IG 0। अब इसमें क्या हुआ, IG की वैल्यू 0 रखी हुई, तो क्या बचा, QI1 और एक चीज और बची है माइनस I2S। क्लियर हो गई इतनी बात? तो मेरे पास बची है I1Q और इज इक्वल टू हम उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा I2S। क्लियर हो इतनी? अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा डिवाइड करने के बाद I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, और हमारे पास आ गया P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S। क्लियर हुआ इतना? हमने इसके बाद क्या आ गया, हमारा जो डेरिवेशन था वो आ गया P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S। तो अगर व्हीटस्टोन ब्रिज में हमें इस तरीके से गिवन हो, अब मानो हमें P की वैल्यू निकालनी है, तो P की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, QR अपॉन S। हमें 3 वैल्यूज गिवन है, 3 वैल्यूज नॉन है और P अननोन, मतलब अब कोई से भी इसमें हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, और यही क्या है, यही है बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस्ड कंडीशन क्या है, तो हम ये कहेंगे कि बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज कौन सी हैं, 2 हैं। मैंने अभी आपको 2 कंडीशन बताई हैं, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो वो ये है कि पहली कंडीशन तो ये है कि IG क्या होता है, 0 होता है, और दूसरी कंडीशन ये है कि P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S होता है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज की 2 बैलेंस्ड कंडीशंस हैं। क्लियर? ठीक है, इससे रिलेटेड अभी न्यूमेरिकल भी मैं आपको कराऊंगी, बट पहले मैं थोड़ा सा जो टॉपिक बचा उसे फिनिश करने के बाद। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। ये भी हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके सिलेबस में जो गिवन है वो सिर्फ इतना है कि आपको इसकी कंस्ट्रक्शन नहीं पढ़नी है, आपको इसकी वर्किंग नहीं पढ़नी है, बस आपको क्या इतना इसके बारे में सिर्फ थोड़ा बहुत पता होना चाहिए
लाइक इसका प्रिंसिपल और इसकी एप्लीकेशंस, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस, और इसका फॉर्मूला एप्लीकेशंस में आ जाएगा। क्लियर? तो आपको सिर्फ ये 2 पार्ट इसमें पढ़ने हैं, मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज में। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं कैसे। ठीक है, ये आपको एक स्केल दिखाई दे रहा है, इस स्केल को हम कहते हैं नॉर्मली मीटर स्केल, और मीटर स्केल 1 मीटर में क्या होता है 100 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं 1 मीटर स्केल है, मीन्स टू से पूरा कितना है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना है पूरा 100 सेंटीमीटर। क्लियर? उससे पहले हम पढ़ते हैं इसका प्रिंसिपल। सबसे पहली बात तो ये है कि इसका प्रिंसिपल ये कहता है कि ये पूरा ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ये करता है व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर ही वर्क करता है। तो अगर आपको मतलब ये टोटली डिपेंड है व्हीट स्टोन ब्रिज पर, जिस प्रिंसिपल पर व्हीट स्टोन ब्रिज वर्क करेगा उसी प्रिंसिपल पर ये वर्क करेगा। दैट मीन्स कि अगर हमारे पास ब्रिज हमारा बैलेंस्ड है तो बैलेंस्ड कंडीशन में P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S, यही क्या है व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है, और ये इस पर वर्क करता है क्या, मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में। अब उसके बाद हम इसके एप्लीकेशन या जो भी चीजें हम उसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात है कि ये क्या है, हम इसमें एक मीटर स्केल सिर्फ नॉर्मली लेंथ को लेकर किया गया है। 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसी वजह से हमने इसकी लेंथ रखी है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने क्या किया, वो जो हमारे पास बना हुआ था ये वाला व्हीट स्टोन ब्रिज का था, हमने उसे कुछ इस तरीके से डिनोट करा, मतलब इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, हमने कहा कि जो पूरी वायर है हमने इसे क्या लिया 100 सेंटीमीटर लिया। ठीक है, अब ये हमने जो कॉपर स्ट्रिप्स हैं A और C, ये क्या है कॉपर स्ट्रिप्स, इन पे हमने क्या किया, इन्हें ऐसे यहाँ पे रखा और हमने एक डिस्टेंस मतलब एक जो R रेजिस्टेंस है वो तो हमने रखा A और B के बीच में। क्लियर है, हमने कहा रखा A और B के बीच में क्या रखा R रेजिस्टेंस, जैसे कि हमने आपको इसमें भी बताया हुआ है A और B के बीच में कौन सा है P रेजिस्टेंस, A और D के बीच में कौन सा है R रेजिस्टेंस। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे इन रेजिस्टेंस को रखा हुआ है। क्लियर इतनी बात? ठीक है, यहाँ पर रखा हमने R रेजिस्टेंस, फिर S, बात तो एक ही है, चाहे आप P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S करें, वो सिर्फ डिपेंड करेगा किस चीज पर, कि P अपॉन Q R अपॉन S। क्लियर? ठीक है, और S हमने जो रेजिस्टेंस रखा है वो रखा है हमने इन दोनों के बीच में B और C पॉइंट के। क्लियर हुआ इतनी बात? ठीक है, अब उसके बाद अब हमारे बचे 2 रेजिस्टेंस, कौन से P और Q। अब हमने क्या किया, जब ये हमारे पास ये B पॉइंट था, ये B पॉइंट हमारा इस D से मिला हुआ होता था, ये मेरे पास B है और ये मेरे पास क्या है D। तो जब ये इससे मिला हुआ था किससे, गैल्वेनोमीटर से, तो जो ये वाली लाइन थी हमने उसे इस तरीके से रखा कि B गैल्वेनोमीटर और D पॉइंट से यहाँ पर आकर मिल गया। क्लियर हुआ इतना? सॉरी, यहाँ पर क्लियर हुआ इतना? अब इसे हम क्या करेंगे, इसी को मूव कराते हैं, हम क्या कराते हैं, इसी को मूव। अब हमने किसमें एक चीज पढ़ी है, अब हमने इसे यहाँ पर हमने इसे रख दिया। क्लियर, इन दोनों को हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। जब हमने कनेक्ट किया तो ये डिस्टेंस हमने मानी लेंथ L1। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई AD, और AD हमारे पास कितना था P, कितना था हमारे पास AD रेजिस्टेंस, AD में कितना होता है P रेजिस्टेंस। क्लियर, ये इस तरीके से है थोड़ा सा, ठीक है, जो हमारे पास ये है। क्लियर, तो हमने इसे इस तरीके से रखा है कि मेरे पास क्या, ये पॉइंट्स हैं, ये मेरे पास हो गया A B C और D। क्लियर, अब बहुत ध्यान से, और इनमें जो हमारे पास रेजिस्टेंस रखे थे वो रेजिस्टेंसेस हैं P Q R और S। क्लियर, इतनी बात आ गई समझ में? बस आपको यही चीज देखनी है कि कहाँ पे हमने क्या चीजें रखनी है। ठीक है, अब हमने इसे डिनोट कर दिया, और BD के बीच में क्या है हमारे पास, गैल्वेनोमीटर है। अब हमने इसे रिप्रेजेंट किया इन दिस फॉर्म। ठीक है, दोबारा से बहुत अच्छे से दोबारा से समझो, जब हमने इसे इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखना। अब इसमें क्या है, हमने AD, थोड़ा A और D के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस है, P रेजिस्टेंस। P रेजिस्टेंस की हम बाद में बात करेंगे, पहले हम देखते हैं A और B के बीच में कौन सा है, R रेजिस्टेंस। तो ये मेरे पास A पॉइंट, ये मेरे पास B पॉइंट, कौन सा रेजिस्टेंस है इसके बीच में, R रेजिस्टेंस। क्लियर, आगे समझ में? अब उसके बाद अब दूसरी बात ये है कि B और C के बीच में है S रेजिस्टेंस।
बी और सी के बीच में हमने लगा दिया एस रेजिस्टेंस, 2 कंप्लीट हुए। अब बचे हमारे पास 2 रेजिस्टेंसेस। कौन सा? हमारे पास जो रेजिस्टेंस बचा है वो है ए डी के बीच में पी और डी सी के बीच में क्यू। ए और डी के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस? पी। तो ये जो यहां तक की डिस्टेंस होगी इसमें रेजिस्टेंस कौन सा है? पी है। ठीक है, कितना है? पी। लेकिन आपको एक चीज पता होगी कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को हम क्या मानते हैं? सिग्मा। मीन्स टू से हमें पता है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। क्लियर? या तो आप किसी चीज को रेजिस्टेंस रखो या लेंथ, इक्वल बात हुई, क्योंकि क्या होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर? अगर ये इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा। मीन्स टू से हमने जो L1 लेंथ यहाँ पर मानी थी उसे हमने P डिनोट करा और D से C के बीच में जो डिस्टेंस थी उसे हमने Q डिनोट करा। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे कैसे? अब देखो, जब इतनी डिस्टेंस L1 हो गई या L हो गई, जो भी आप इसे माने, तो बाकी की बची हुई कितनी हो जाएगी? पूरी 100 थी, 100 माइनस L। ठीक है, अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमें पता है कि कौन से प्रिंसिपल वो वर्क करता है? P ओवर Q इज इक्वल्स टू R ओवर S। ठीक है, अब हम दोनों के रेजिस्टेंसेस निकालते हैं। भाई R ओवर S तो नॉर्मल रेजिस्टेंस है, हम निकालते हैं वैल्यू P और Q की। मैंने अभी आपको बताया कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके लेंथ के। लेंथ के रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो P के लिए जो हम रेजिस्टेंस मानेंगे वो सीधा L1 मान लें। ठीक है, कितना माना? L1। ठीक है, और Q के लिए हम मानेंगे 100 माइनस L1। क्लियर हो गई इतनी बात? P अपॉन Q की वैल्यू अब हम इसे उठा के इसमें रख देंगे, तो मेरे पास हो जाएगी ये R अपॉन S इज इक्वल्स टू L1 ओवर 100 माइनस L1। क्लियर हो गई इतनी बात? और ये है हमारा क्या? व्हीट स्टोन ब्रिज, हम जैसे सॉरी मीटर वायर ब्रिज हम इसे कह सकते हैं। क्लियर? अब हमें अगर अननोन रेजिस्टेंस हमारे पास R है तो हम R को ही रखेंगे, हो जाएगा SL1 ओवर 100 माइनस L1। अगर हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस S है, और भी अच्छी बात है, ये हो जाएगा S इज इक्वल्स टू R 100 माइनस L1 ओवर L1। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, अब हम क्या होता है, इसका भी मेन मोटिव क्या है? टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या? अननोन रेजिस्टेंस। दूसरी बात, ये प्रिंसिपल पर वर्क करता है व्हीट स्टोन ब्रिज के। और जो हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज है वो किस पर वर्क करता है? वो ये कहता है कि बैलेंस्ड कंडीशन में मेरी वैल्यू इतनी होती है, जो मेरे रेजिस्टेंसेज हैं उनकी वैल्यू मीन्स टू से P ओवर Q इज इक्वल्स टू R ओवर S। क्लियर? अंडरस्टूड? अब हम इस पे बेसिस करेंगे न्यूमेरिकल्स। बहुत ही ज्यादा इजी न्यूमेरिकल्स हैं, बस आपको क्या करना है, सिर्फ समझना है कि किस तरीके से होना है। अब मैंने बोला क्वेश्चन में कि कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस। हमें सिर्फ करंट इस बैटरी में कितना लगाए ये बताना है। क्लियर? जो आपको ये दिख रहे हैं ये क्या हुए हमारे पास? पॉइंट्स हैं। अगर हम इन पॉइंट्स को इस तरीके से बनाएं, कैसे? बहुत ध्यान से देखना। क्या मैं इसे इस तरीके से बना सकती हूं? ठीक है, तो ये तो थोड़ा ज्यादा ही कहीं अलग ही पहुंच गया, अलग ही लेवल पे। मीन्स टू से ये हमने बनाया ऐसे, ठीक है, ये हमने ऐसे बनाया। अब आप कहेंगे कि इसको हमने इस तरीके से क्यों बनाया है? सबसे पहली बात तो अगर आपको पहचानना हो क्वेश्चन कि किस तरीके से हम इसे बना सकते हैं, कि आप उसके अंदर 5 रेजिस्टेंसेस काउंट कर लो, तो 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस है। दूसरी बात, ये जो इनके पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, नोड्स हैं, इन्हें आप देखो, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या है? गिवन है। तो मीन्स टू से ये कहना चाहता है कि ए से बी के बीच में हम कोई भी एक ऐसी चीज बनाए, हम इसमें बोले कि ए से बी के बीच में क्या है? 1 ओम। मीन्स टू से अगर मैं इसे ए रखूं, ये भी नोड, ये भी नोड, ये भी और ये भी, ये मैंने इसको क्या मान लिया? बी मान लिया। क्लियर? फिर उसके बाद कितना है? सी पॉइंट भी है और डी पॉइंट भी है। क्लियर? ये हो गया मेरे पास सी और ये हो गया मेरे पास डी। ठीक है, आगे समझ में? अब उसने बोला है कि ए से बी के बीच में कितना है? 1 ओम रेजिस्टेंस। बी से डी के बीच में कितना है? 5 ओम। तो बी डी ये वाली है, तो दैट मीन्स 5 ओम रेजिस्टेंस। अब उसने बोले देखो कहां से जा रहा है, बी से सी के बीच में मेरे पास 2 ओम रेजिस्टेंस। अगर आप इसे इस तरीके से डिनोट कर लेते हैं, रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो आपके लिए क्वेश्चन इजी हो जाएगा। बाकी आपकी मर्जी, आप इसे किसी तरीके से भी सॉल्व करें। ठीक है, बट ये क्वेश्चंस होते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज पे बेस्ड। अब वो क्वेश्चन में लिख के नहीं देगा कि अकॉर्डिंग टू व्हीट स्टोन ब्रिज, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आपको खुद से समझना है। ए और डी के बीच में कितना है? 2 ओम। डी और सी के बीच में ये कितना है? 4 ओम। बात तो एक ही हुई।
क्लियर, जहां जहां उसने जहां बोला कि हमें वहां पे चेंज करना है, हमने वहीं पे उस चीज को रखा, जितने उसने बोला था हमने उस तरीके से रखा है। क्लियर, अब उसने बोल दिया सीधा कि करंट निकालो, करंट कितना बैटरी से जा रहा है उतना करंट निकालना है हमें। ठीक है, अब मानो हमने करंट भेज दिया, आई करंट गया हमारी बैटरी से, और हमने इस आई करंट के लिए क्या किया, हमने ये आई करंट भेज दिया बैटरी से। क्लियर हो गया इतना, जैसे कि हम ऑलरेडी पीछे बता चुके हैं। अब हमने इसे व्हीटस्टोन ब्रिज मान लिया, और व्हीटस्टोन ब्रिज मानने के बाद ये ऑब्वियसली हो गया है, तो हम इसे कहेंगे कि नाउ हम ये बात बोल सकते हैं कि जो हमारे पास फॉर्मूला है कि P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन एस, क्योंकि हमें बिल्कुल ही व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा दिख रहा है। ठीक है, अब देखो P अपॉन क्यू, यहां पर P कितना है 1, P अपॉन क्यू होते थे ऐसे वाले। क्लियर, तो P है हमारे पास 1/2 इज इक्वल टू R ओवर एस, 2/4। अब एक बात बताओ, 2/4, अब ये मेरे आने चाहिए इक्वल। अगर ये इक्वल आ गया दैट मीन्स हाँ ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब इससे हमें क्या कंफर्म हुआ, यस इट इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज। बट ये तो उसने हमसे पूछा ही नहीं कि व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है, उसने सीधा कहा कि करंट सॉल्व करो, करंट निकालो। क्लियर, इससे हमारी एक बात पता चली कि ये क्या है, बैलेंस्ड कंडीशन है व्हीटस्टोन ब्रिज की। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज है हमारा, तो इससे क्या आती है, एक बैलेंस्ड कंडीशन आती है। और बैलेंस्ड कंडीशन क्या कहती है व्हीटस्टोन ब्रिज की, कि IG करंट होगा 0, मीन्स टू से BD में जो करंट है वो कितना है 0। क्लियर आ गई इतनी बात, तो इसका मतलब है कि इसमें जो करंट है वो कितना होगा 0 होगा। इतनी बात आ गई समझ में। अब हमें क्या निकालना है, इसका करंट निकालना है। कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बॉडी बैटरी बाय द नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स। अब अगर ये हो ही ना, अब क्या हुआ कि ये है ही नहीं, तो हम सीधा सीधा क्या कहेंगे, इससे हमें एक जगह तो करंट निकालना नहीं है, टेंशन खत्म हुई। अब इसके बाद क्या कहेंगे, यहाँ से करंट निकला और इन दोनों में आके चला गया, तो ऑब्वियसली हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों में अब सेम करंट जाएगा। इन दोनों में क्या जाएगा, सेम करंट। आई यहाँ से टूटा, इसमें गया I1, इसमें गया I2। जब यहाँ पर कोई ब्रेक हुआ ही नहीं तो ऑब्वियसली इसमें भी I1 जाएगा और इसमें भी I2 जाएगा, और यहाँ से निकलने के बाद फिर से I हो गया। ठीक है, तो हम इसे सीधा सीधा नॉर्मली जो बोल सकते हैं वो ये है कि हम इसे कह सकते हैं कि अब ये ऐसा बनना चाहता है कि मेरे पास A है। क्लियर, अब ये कैसा बनना चाहता है कि ठीक है मेरे पास A है, और यहाँ से मेरी ये 2 पॉइंट्स, 2 रेजिस्टेंसेस निकले, यहाँ से 2 रेजिस्टेंसेस निकले। क्लियर, ये तो सिर्फ अब ये कहना चाहता है, और ये हो गई मेरी जी बैटरी 4 वोल्ट की। ठीक है, ये हो गई 4 वोल्ट की बैटरी, ये मेरा A पॉइंट और यहाँ था मेरा ये C पॉइंट। तो कहने का मतलब है कि बीच में कौन सा था, B, वो B भी यहीं आ गया 1 और 2। दैट मीन्स सीधा सीधा कितना हो गया 1 और 2, ये 1 है ये 2 है और ये 2 और 4 है। क्लियर, ठीक है, अब आराम से करंट भेजो। अब इन दोनों को सीरीज में लगाया, इन दोनों को सीरीज में लगाएंगे जब, तो R सीरीज कितना हो जाएगा, जब इन दोनों को सीरीज में लगाया तो 2 + 1 कितना आ गया 3 ओम। कह सकते हैं हम ये R1 हो गया। ठीक है, और R2, तो मीन्स टू से इन दोनों को सीरीज में लगाने का मतलब ये है कि हमने खत्म करके ये हमने कर दिया सिर्फ एक। क्लियर, और हमने इसकी जगह लगा दिया 3 ओम का। इन दोनों को कितना हो जाएगा, सीरीज में लगे हुए दोनों, दैट मीन्स 2 + 4 R2 कितना हो जाएगा 6 ओम। क्लियर, यहाँ से भी हटाओ इसे। ठीक है, जब हम इसे यहाँ से भी हटाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा सीधा सीधा क्या बोल रहा है कि 6 ओम। अब ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। अब इनको पैरेलल में सॉल्व करो, ये हो गया मेरे पास 6 ओम। 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 + 1/R2, दैट मीन्स 1/3 + 1/6। एलसीएम हुआ 6, 3 2 6, 6 1, 3/6 1/RP। क्लियर, तो RP की वैल्यू मतलब R पैरेलल की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में, जब इतनी बात समझ में आ गई है तो इसका मतलब ये है अब ये पूरा खत्म होने के बाद हमारे पास सिर्फ एक ही बचा, और वो ये बचा कि ये टोटल किसके इक्वल है 2 ओम के। अब हमारे पास क्या है, करंट है, हमारे पास रेजिस्टेंस है, तो हम लगा देंगे सीधा सीधा V इज इक्वल्स टू IR। तो V है हमारे पास 4, करंट हमें निकालना है, रेजिस्टेंस हो गया 2, दैट मीन्स I इज इक्वल्स टू 4/2, 2 से 2 कैंसिल, I हो गया हमारे पास 2 एम्पियर। इज इट क्लियर, आगे समझ में? अगर प्लीज फिर भी नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको दोबारा से इसको नेक्स्ट वीडियो में समझाने की पूरी कोशिश करूँ। क्लियर, आ गया?
तो पता चला कि इसके न्यूमेरिकल्स हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, किस तरीके से व्हीटस्टोन ब्रिज के। अभी हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन अ मीटर ब्रिज, तो मेंशन कर दिया, बोला कितना है, इन अ मीटर ब्रिज नल पॉइंट इज फाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। मीन्स टू से ए से जो ये कौन सा है नल पॉइंट, ये कितना है 40 सेंटीमीटर उसने बता दिया। ठीक है, इफ अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद एस, अगर हम इस एस से एक रेजिस्टेंस लगाएं, अगर हम इस एस के पैरेलल में एक 12 ओम का रेजिस्टेंस लगाते हैं, कितने ओम का, 12 ओम का, तो नल पॉइंट अपने आप ही 50 हो जाता है। ठीक है, तो पहले हम पहली वाली बात कर लेते हैं, जब रेजिस्टेंस हमने नहीं लगाया। ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, R अपॉन S इज इक्वल्स टू L1 ओवर 100 माइनस L1, R अपॉन S। ठीक है, अब R अपॉन S हमारे पास एज इट इज है, उसने R की वैल्यू दी नहीं है बिकॉज वो क्वेश्चन में ही R और S की वैल्यू मांग रहा है। L1 कितना है 40, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, बिकॉज इट इज अ मीटर ब्रिज, तो 100 माइनस 40 कितना हो जाएगा 60, तो वैल्यू होगी हमारे पास 60। तो दैट मीन्स R ओवर S आ गया हमारा 2 ओवर 3 के इक्वल। फर्स्ट इक्वेशन क्लियर। अब उसने कह दिया कि मैंने शंट के पैरेलल में लगा दिया 12 ओम का रेजिस्टेंस, एस के, सॉरी शंट के नहीं, एस के पैरेलल में हमने क्या लगाया 12 ओम का रेजिस्टेंस। तो ये दोनों किस्म हो गए पैरेलल में। अगर मैं यहाँ का इसे सॉल्व करूँ, मैंने मान लो इसे एस ही मान लेते हैं, एस डैश मान लेते हैं, अगर मैं सॉल्व करूँ तो इसका कहने का मतलब है ये मैं हूँ एस और ये मेरे पैरेलल में है 12 ओम का एक रेजिस्टेंस, क्या हुए दोनों पैरेलल में, तो मैंने इसको टोटल को मान लिया, ये टोटल है मेरे पास एस डैश, दैट मीन्स 1 अपॉन एस डैश इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एस प्लस 1 अपॉन 12। क्लियर, तो ये मेरे पास आ गया 12s, हो गया मेरे पास s प्लस 12, ये 12 प्लस s। क्लियर, अब हमारे पास ये वाली वैल्यू है कहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, बाकी फॉर्मूला सेम है। तो हमने बोला कि ठीक है R अपॉन एस डैश इस बार जो होगा, ठीक है, वो किसके इक्वल है हमारे पास L1। इस बार जो L1 दिया है उसने कहा कि जैसे हम इसे S के पैरेलल में लगाएंगे तो ये डिस्टेंस चेंज हो जाएगी और ये हो जाएगी मेरे पास 50। अब जब ये 50 है तो ऑब्वियसली ये भी 50 होगी, बिकॉज क्यों होगी, 100 माइनस L, 100 से माइनस करेंगे, क्योंकि मेरे पास 50 ओवर 50 कैंसिल किया 1 ओवर 1, और R अपॉन एस डैश की हम वैल्यू रखेंगे कितनी, अगर मैं 1 अपॉन एस डैश की वैल्यू सीधा सीधा रखती हूँ तो कितनी है 1 अपॉन एस डैश की वैल्यू है, तो हम इसे रखेंगे s प्लस 12 ओवर 12s। क्लियर हुई इतनी बात, ठीक है, इतनी बात हो गई क्लियर। z इक्वल्स टू 1 हम कह सकते हैं, या फिर हम इसे सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि R इज इक्वल्स टू एस डैश। ठीक है, और जब हम R इज इक्वल्स टू एस डैश रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, और रिवर्स होने के बाद ये वैल्यू हो जाएगी 12s अपॉन s प्लस 12। क्लियर हो गया इतना, ठीक है, ये किसके इक्वल आ गई, इसके। अब ये s जो हमारे पास यहाँ है, हम इसे उठाकर वापस इसके नीचे ले आते हैं, दैट मीन्स यहाँ पर, और यहाँ से कर देते हैं इसको इरेज। ये s यहाँ से उठ के कहाँ आया है, यहाँ आ गया है, यहाँ से इरेज हो गया, तो ये हो गया मेरे पास R अपॉन एस इज इक्वल्स टू 12 ओवर s प्लस 12। अब ये R अपॉन एस किसके इक्वल था, फ्रॉम फर्स्ट 2 अपॉन 3 था, तो हम क्या कह सकते हैं, ये इक्वल है 2 अपॉन 3 के, दैट मीन्स ये आ गया मेरे पास फ्रॉम फर्स्ट। क्लियर, तो अब हम इसे इन दोनों को सॉल्व करेंगे। अब हम कितना पोर्शन सॉल्व करेंगे इसका, ये हम सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास 12 अपॉन एस प्लस 12 इज इक्वल टू 2 ओवर 3, तो 2 6 या 12। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो s प्लस 12 इज इक्वल्स टू 18 एंड s इज इक्वल्स टू 6। क्लियर, s हमारे पास कितना आया 6 ओम। अब हम बात करते हैं r की, हमारे पास अब इक्वेशन है, अब हम फिर से फ्रॉम फर्स्ट पे जाते हैं और ये बोलता है कि R अपॉन एस इज इक्वल्स टू 2 ओवर 3, एस हमने क्या आ गया 6, 2 ओवर 3, 3 से 2 टाइम्स, तो R इज इक्वल्स टू 2 ओम एंड S इज इक्वल्स टू 6 ओम, एंड दिस इज आर आंसर्स, जो कि हमारे आंसर्स खुद बोले गए हैं। क्लियर, वही है क्या, लग तो रहा है सही, कहीं गड़बड़ हुई है। R इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 3, तो 2 अपॉन 3 हो जाएगा मेरे पास, हाँ ठीक है, 3 to 2 टाइम्स। क्लियर हो गया, ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज बताना, हो आएगा, सॉरी, ठीक है।
ये हमने 2 क्वेश्चन आपको, एक मीटर ब्रिज का कराया और एक कराया व्हीटस्टोन ब्रिज का। आज हमारा ये चैप्टर यहाँ पर होता है खत्म और कल से हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 5। तो थैंक यू सो मच। और पीडीएफ के लिए प्लीज टेलीग्राम जो हमने अभी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, प्लीज उस पर जरूर 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 से ज्वाइन करें अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो। ठीक है।